जी। तो कल आप लोगों ने देखा था स्प्लिन ऑर्गन, देखा हमने स्प्लिन ऑर्गन के क्या क्या यूजेस है, उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे आता है, किन किन बीमारियों में काम करता है, उसका फंक्शन देखा, उनका स्ट्रक्चर देखा, उसकी मेन डिजीजेस देखी, कौन कौन सी उसकी इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसमें से कौन सा देखा हमने, स्प्लिन देखा, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेन डिजीजेस, उसकी मेन कौन कौन सी ये होती है। यहाँ पे देखा कैसे होता है ये 12 to 13 सेंटीमीटर्स का होगा, स्पंज के जैसा होता है, कलर में ब्राउन कलर का होता है ये, इसे तपकीरी कहते हैं, राखाड़ी नहीं तपकीरी कहा जाता है, ब्राउनिश कलर में होता है ये, स्पंज के जैसा होता है। क्या करता है ये, फूड का ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसका है, इम्यूनिटी का काम इसका है, व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स बनाना, उनको उनको डिस्पोज करना, ये इसका काम है। इसी को इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। तो यहीं पे लाके उनको तोड़ता है, अलग अलग करता है, फिर रिन्यू करता है, जो खराब चीजें हैं उनको बाहर फेंक देता है। तो यही सारी खराब चीजें हर एक ऑर्गन में से दिन भर निकलती है, कुछ साफ हो पाती है, कुछ नहीं हो साफ हो सकती, इन्हीं को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फिर और क्या देखा आपने, फिर ब्लड ये हो गया वो हो गया, तो उन्हीं से सारी रिलेटेड चीजें देख ली हमने। ठीक है, तो सारी उनकी क्या क्या बीमारियां थी मेन मेन, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। आफ्टर दैट वी हैव सीन दीज ऑल 5 shoe points, वो किन चीजों में काम करते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, स्टमक की इसमें मैं कल जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स में रोज देखता हूँ कि मैंने आज क्या सीखा, कहाँ क्या मिस्टेक की, कुछ रह गया क्या। तो कल के स्टमक के इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था बताना, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, आपको पीडीएफ इसका मिल गया है ग्रुप में। मैंने ग्रुप में 3 चीजें स्पेशली भेजी थी, एक आपका पीडीएफ था, एक केस पेपर था जो ब्लैक एंड व्हाइट था आपका, ठीक है, और दूसरा था जो मोबाइल पे केस पेपर होता है इन डिटेल में बड़ा वाला, तो वो अभी आपके लिए देख बता दिया है कि आप देखते रहिए। मुझे लगता है उस पे सुवर्णा जी ने या सपना जी ने, दोनों में से एक ने किसी ने तो मुझे बच्चे का एक पूरा डिटेल आपका भेजा है। आई विल, मैं अभी उसमें मैंने देखा नहीं है, क्यों नहीं देखा है ये बता रहा हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, और मैं चाहता हूँ उसकी ट्रीटमेंट हो आपके बच्चे की। इसके पहले भी मैंने फोटो देखा हुआ है, लेकिन मैं जल्दबाजी में मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। सो मुझे थोड़ा आज का समय दे दीजिए, कल Monday है, अच्छा दिन है, कल मैं उसको देखूंगा, मैं उसका पूरा स्टडी करूंगा, फिर चाहे तो हम लोग एक कॉल कर लेंगे आपको जूम से, बच्चे को सामने देख लेंगे, वहां पे कुछ सवाल होंगे वो आपको पूछ लेंगे। आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट ट्रीटमेंट्स यू हैव टू अप्लाई। उसके पहले व्हाट जो इसके पहले आपको ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, क्या कितना इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, उसका फीडबैक मुझे ग्रुप पे दे दीजिएगा। ठीक है, ये कल एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था बताने में मेरे, थोड़ा मजेदार पॉइंट है ये, और बहुत बार ये इमरजेंसी पॉइंट भी हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा वाला है आपका, ST44। लोकेशन काफी आसान है इसका, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला क्यों बता रहा था मैं, स्टैग्नेशन ऑफ फूड इन एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में स्टैग्नेशन ऑफ फूड हुआ है, तो उसको हटाने के लिए है, ये तो आपने देख लिया था। नीचे का ये एक रह गया था हैंगओवर के लिए, ओवर के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। किसी का तो माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिए। हैंगओवर के लिए ये काफी अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो उस इसमें हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना होता, यू कैन जस्ट होल्ड दैट पॉइंट, या आप उस पॉइंट पे एक मेथी मटर लगा दो, अगर वो चीज नहीं है आपके पास आप ब्लैक कलर लगा सकते हो, या जस्ट होल्ड इट, थोड़ी देर होल्ड कर रखिए, देखिए अब जो भी हैंगओवर के आपको तकलीफ होती है वो हट जाएगी। हैंगओवर क्या होता है, एवरीवन नोज दैट, बताने की जरूरत नहीं, इसके नाम से दो दो हॉलीवुड में पिक्चरें बन चुकी है, नहीं दो क्या कि 4 बन चुकी है। बॉलीवुड वाले रोज ही हैंगओवर करते रहते हैं। हाँ? हम लोगों को अच्छे से पता है व्हाट आर द हैंगओवर्स, पता है ना आप लोगों को सबको। तो आई थॉट दैट कि मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था कल की इसमें, सो ये कल की रिकॉर्डिंग में मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे होता है ये, भाई कभी काम नहीं करते हो, कभी इतना तेज काम करते हो कि एक क्लिक में 4 बनने आगे चला जाता है। देखो ये वापस बीच में आ गया, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मेरे से, हटो भाई यहाँ से। हाँ, देखिए नीचे यहाँ पे पैर के पास देख सकते हैं आप,
मैं वहां पे नहीं कर्सर ले जाऊंगा, देखो कर्सर जैसे लेके आता हूँ ये बीच में एक पट्टी आ जाती है, मेरे को आई हेट दिस थिंग। तो वो वहां पे आपके पैर के पास होता है, मैं आपको वापस दिखा दूंगा कहाँ होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार यूज होता है, वो हमने देखा है। उसके बाद में स्प्लीन, देखिए स्प्लीन का लोकेशन कैसे है हमारे शरीर पे, स्प्लीन का लोकेशन कैसे है। स्प्लीन के पहले कौन सी देखी थी हमने, स्टमक देखी थी। स्टमक कहाँ खत्म होती है, स्टमक आपके पैर के इंडेक्स फिंगर के अवे फ्रॉम थंब जाके खत्म होती है, नाखून के पास। स्टमक के कहाँ खत्म हो, सॉरी काफ के खत्म होती है टो इंडेक्स फिंगर पे। टो इंडेक्स फिंगर पे कहाँ पे खत्म हो रही है, आपके आप, आपके टो इंडेक्स फिंगर के अवे फ्रॉम थंब जाके ये खत्म हो जाती है, कौन सी, स्टमक वाली। तो जैसे ही स्टमक खत्म होती है आपके टो इंडेक्स फिंगर पे, तुरंत उसके बगल से अंगूठे के बाहर की तरफ से, मतलब अंगूठे पे, आपके बिग टो पे, आपके बिग टो पे, पैर के अंगूठे को अंग्रेजी में हम बिग टो कहते हैं। तो आपके बिग टो के नाखून के पास, पैर के बाहर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम फिंगर्स। सो आपको इतना एड्रेस समझ गए आप लोग, समझ रहे मैं पॉइंट कहाँ बता रहा हूँ। ये आपके दोनों पैर के अंगूठों पे होता है, सारी मेरिडियंस बॉडी में बायलैटरल होती है। तो कहाँ पे है ये, आपके पैर के बिग टो पे अवे फ्रॉम थंब आता है नाखून के पास, सॉरी अवे फ्रॉम फिंगर्स आता है नाखून के पास, वहां से आपका ये SP1 स्टार्ट होता है। ठीक है, SP1 यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये कहाँ से जा रहा है, ये पैर के अंदर की तरफ से जा रहा है। तो ये कौन सी मेरिडियन है, पैर के अंदर की तरफ से जा रहा है, कौन सी मेरिडियन है, यिन मेरिडियन है। पैर का बाहर का हिस्सा यांग है, पैर का अंदर का हिस्सा यिन है, अंदर के हिस्से से जा रही है, बराबर बीचों बीच जा रही है। तो ये कौन सी है, ये स्प्लीन यिन मेरिडियन है। ठीक है, पैर के अंदर के हिस्से से होते हुए जाती है। यहाँ पे देखिए आपके गोनाड पार्ट से या आपके हिप जॉइंट के पास से, यहाँ से होता हुआ ऊपर की तरफ आता है ये। ST21 पॉइंट्स होते हैं इसमें। SP21 कहाँ पे जाके खत्म होता है, SP20 आपका यहाँ आता है। कल जहाँ पे आपने लंग्स देखा था उससे थोड़ा नीचे की तरफ, रिब केज की तरफ, यहाँ पे आता है आपका SP20। यहाँ से मेरा हाथ अगर सीधा रहेगा, ये जाके मेरे स्कैपुला के अंदर रिब्स पे, स्कैपुला के एकदम अंदर नहीं, स्कैपुला के अंदर जाके रिब्स पे, मुझे लगता है ये चौथे पांचवें रिब पे, यहाँ पे जाके ये 21 आपका खत्म हो जाता है। काफी पेनफुल है, यहाँ पे आप फिंगर रखोगे तो भी पेनफुल मिलेगा। फर्स्ट एंड लास्ट वन मोस्टली आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। ये वहां पे जाके स्प्लीन मेरिडियन खत्म होती है। ठीक है, आपके सामने दिख रही है कैसे है इसका फ्लो। इसमें से काफी सारे पॉइंट्स देखे हमने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में कल ही हमने देख लिया। पैर पे देखिए, पैर पे कैसे जाती है ये, क्योंकि यहाँ पे ये अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करती है, यहाँ पे थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप देखोगे यहाँ पे घुटने के पास में जो है ये, यहाँ पे मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे, इस जगह पे क्या दिख रहा है हमें, घुटने के पास, नी के पास में ये अपने लोकेशन को यहाँ पे क्या करता है, चेंज कर लेता है। मतलब क्या है, सेंटर लाइन में जा रही है। कहां तक सेंटर लाइन में जा रही है, SP7 तक ये आपकी सेंटर लाइन में जा रही है। SP7 तक ये है आपका SP7, यहां तक ये सेंटर लाइन में जाती है। उसके बाद से यहां से ये अपना रूट कर लेती है टूवर्ड्स थंब, मतलब इस तरफ आ जाती है। ठीक है, और इस तरफ कौन सी है आपकी, लीवर मेरिडियन है। लीवर मेरिडियन कहाँ पे है, टूवर्ड्स थंब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, लेकिन यहाँ पे आके लीवर मेरिडियन जो है आपकी मिडल ऑफ द फिंगर चली जाती है, और ये SP लीवर की जगह जाती है। तो लीवर स्प्लिन की जगह आती है, स्प्लिन लीवर की जगह चली जाती है। ये ऐसे क्यों होता है, जब हम यहाँ पे दोनों मेरिडियंस को साथ में देखेंगे पैर पे, तब समझ में आता है कि कैसे ये आपस में डायरेक्शन चेंज कर दे। ये कैसे दिखता है, ये कैसे होता है। आपने देखा होगा ट्रेन में आप जब सफर करते हैं, सफर मतलब वो इंग्लिश वाला सफर नहीं, ये हिंदी वाला सफर। एक्चुअली ट्रेन में हमारे दोनों सफर हो जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सफरिंग उसमें। तो जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या सफरिंग कर रहे हो, तो खिड़की में से जब बाहर झांकते हो आप, अब देखते हो बगल में ऐसे पटरियां जा रही होती,
जैसे ही कोई स्टेशन पास में आने वाला होता है या कहीं पे भी जहाँ पे क्रॉसिंग्स होती हैं, वो पटरियां ऐसे आती हैं, पास में आती हैं, एक दूसरे में मिलती है और फिर अलग अलग चली जाती है। तो सेम इसी तरह पे ये दोनों अपने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करते हैं। ये वन एंड ओनली चेंज है, ये दो ही मेरिडियंस ऐसी हैं जो आपस में यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मेरिडियन कहीं पे भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो इसमें से कुछ पॉइंट होते हैं जो मिडल ऑफ द मेरिडियंस आते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, सारे मैं बताऊंगा आपको। सारे के सारे हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको कैसे ये करना है। ठीक है, तो ये आपकी स्प्लिन मेरिडियन थी। इसके लोकेशंस कैसे करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमने टेक्निक क्या है, लॉजिक क्या है, टेक्निक क्या है, ये आपने परसों ही देख लिया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जो नए लोग हैं हमारे, तो डेफिनेटली उनके तो फोटोज और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी देखा था जो किया था आपने, इतने सुंदर तरीके से आपने किया था। उसके फोटोज भी जो भेजे थे तो काफी ये थे, लेकिन सबके फोटोज नहीं आए हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको इन्हीं पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करनी होती है। देखिए, जितना आपको जो नॉलेज चाहिए, जो थेरेटिकल चीजें, वो किताबों में भरी पड़ी हुई है। जो पढ़ने में आपको नहीं समझ में आएगा वो आज न कल शायद आपको समझ में आ जाए, लेकिन ट्रीटमेंट आपको आज करनी है, अभी करनी है। उसके लिए पॉइंट्स के लोकेशन ढूंढना, समझना बहुत जरूरी है। आपको ये चीजें बाहर कोई नहीं बताएगा, आई गारंटी फॉर दैट। ठीक है, तो जो आपने परसों किया था, जो भी हमने आपको जो मेथड्स बताई थी, प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस अगेन, और उनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करो और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो जितने लोग हैं उन्होंने अपने 10-10 जेरोक्सेस कर लिए होंगे। मैंने आपको पहले बताया था, उसका फोटो कॉपी जेरोक्सेस कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उसको अपने ग्रुप में डालते चलिए। रोज इसको कंपलसरी अपना होमवर्क पकड़ के चलिए। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको कोई होमवर्क दूं, आप यहाँ पे स्कूल में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक सम एक्स्ट्रा क्लासेस जैसा। मुझको जितना पता है मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप तब तक इस चीज को सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे जब तक आप रोज अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे। रोज 1 घंटा देना है दिन में आपको इसके एक्यूप्रेशर के स्टडीज के लिए। 1 घंटे में आधे घंटे आप थ्योरी कीजिए आपकी, आधे घंटे आप आपका प्रैक्टिकल कीजिए, कंपल्सरी चाहिए तो आप। और आप जो भी कुछ करते हो रोज, उसके बारे में अपने ग्रुप में डालते चलिए। ये आपको दो चीजों से हेल्प करेगा, आपका नॉलेज गेन होते रहेगा, खुद का भी, आप उसके साथ दूसरों को भी ये करोगे। आपका देख के दूसरा सीखेंगे, वो भी उन आपके ग्रुप्स में वो क्या कर रहे हैं ये डालेंगे। तो जब इतने सारे लोग एक साथ वहां पे आप डालोगे, तो सोचो आप लोग अपना कितना नॉलेज वहां पे ग्रेट करोगे। ठीक है, सो प्लीज गो फॉर दैट। मैं हर एक इसमें बताता हूँ बार बार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारा, और ये सबका बहुत चाहता ऑर्गन भी है। ठीक है, मैं जब तक स्कूल में था तब तक मुझको ये पता था, स्कूल क्यों, कॉलेज में था, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो हार्ट का और मेरा डायरेक्टली कभी कुछ लेना देना हुआ नहीं। हमारा सब हिसाब किताब पे ही चलता था। तब तक मुझे ये पता था कि हार्ट का शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हार्ट का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है। आई होप सो आप लोगों में से भी काफी सारे लोगों को पता था कि हार्ट का शेप इसी तरह से होता है। नहीं भी पता होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप लोग काफी आगे हैं मुझसे, क्योंकि मुझको जो पता था उसमें हार्ट का शेप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में पढ़ा और देखा तब पता चला कि भाई हार्ट का शेप वैसा नहीं होता, हार्ट का शेप कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो जिनको भी पता था वो हार्ट शेप था, वो लोग थोड़ा सा उस चीज को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। हाँ? अब नया हार्ट का शेप है हमारे पास, जो हमारे पास बचपन से है, उसको हम जानते पहचानते नहीं है, अब उसको थोड़ा जानेंगे पहचानेंगे। तो ये हमारा नया हार्ट का शेप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गए, ये इनको हटा दिया यहाँ से, हाँ आ जाइए, थैंक यू सो मच। देखिए कहाँ फोकस करेंगे हम, यहाँ फोकस करेंगे। दिस इज योर हार्ट, ये क्या है आपका हार्ट है। कहाँ पे लोकेटेड होता है ये आपके बॉडी के में डायफ्राम नाम की एक चीज होती है, ठीक उसके ऊपर लोकेटेड होता है। अब यहाँ पे भी इस चित्र में भी हार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया है। ये पता नहीं ये लोग ऐसे ड्राइंग्स क्यों बनाते हैं, या इनको नहीं, अच्छे फोटोग्राफर्स वगैरह, इनको कुछ लेना देना नहीं होता उससे। देखिए डायफ्राम कहाँ दिखाई गई है आपकी, यहाँ है डायफ्राम, ये यूं होती है आपके शरीर में।
ये होती है एक्चुअल डायफ्राम। ये यहाँ पे आपकी डायफ्राम है। और हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है आपका, जैसा दिखाया गया बराबर है वैसा ही है। हार्ट ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, सेंटर में होता है, लेकिन इतना ऊपर नहीं होता आपका। हार्ट जो है वो ठीक इस पे रखा हुआ होता है, इसको टच होता है। मैं वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ये यूं होता है, देखिए ये होगा आपका हार्ट का शेप, जो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होगा। तो इसको पकड़ के नीचे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम, इस इमेज को भी बदलना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ गया आपका हार्ट आ गया, ठीक है। ये लोकेशन है आपके हार्ट का, लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन नीचे की तरफ। लंग्स कहाँ पे है, देखिए लंग्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके, यहाँ से शुरू हो रहे हैं नीचे तक। कहाँ गया मेरा, हाँ ड्राइंग वाला, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा लाइंस नीचे ऊपर हो सकती है। ये है आपका लंग्स, ओ बोला थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। नाउ दिस इज योर लंग्स, ये आपका लंग्स है कुछ इस तरह से। ये आपके लंग्स है। देखिए यहाँ पे इसका डिजाइन इसने बराबर बनाया हुआ है। ये मेरे को लगता है बाद में यहाँ पे इमेज लगाई गई इसलिए गड़बड़ चली गई। ये जो यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ का, यहाँ पे हार्ट का आपका लोअर एरिया होता है। तो ये आपके लंग्स हैं। लंग्स के बारे में हमने फर्स्ट डे ही देख लिया था, कितना है कैसा है क्या है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका लोकेशन हमने यहाँ पे देख लिया कहाँ पे है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना। संरचना मतलब क्या, उसका फंक्शन या स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे अब उसका। तो आपके हार्ट का स्ट्रक्चर अब देखेंगे हम कैसा होता है। 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर होता है। तो 12 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी लंबाई होती है। 12 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी लंबाई होगी। तो सबसे लंबा वाला हिस्सा जो होता है इसका होता है 12 सेंटीमीटर का। बाय 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। बाय 6 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी डेप्थ होती है, इसकी गहराई। हाँ? इसकी गहराई जिसे अरुंद बना कहते हैं। तो रुंद कितना होता है, ये मराठी में अरुंद कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या कहा जाता है। लंबाई, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई नहीं, चौड़ाई पूरी आ गई आपकी। फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये एक आलू है जिसको खड़ा काटा आड़ा काटा, अब ये उसका वो वाला लेंथ जो होता है वो यहाँ पे आपका होता है 12 सेंटीमीटर्स बाय 12 बाय 8 बाय 6। हाँ, ये क्या हो गया, 6 अगस्त 2012 करके भी याद रख सकते हो आप। तो 6 अगस्त 2012 क्या बताता है आपको, इसकी लंबाई चौड़ाई बताता है, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, स्त्रियों में पुरुषों में थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो स्त्रियों में ये होता है 280 के आसपास, ठीक है। और पुरुषों में कितना होता है, ये 320 के आसपास, 340, सॉरी 340 क्या, ग्राम। ये ग्राम्स का होता है, ठीक है। और बारिश शुरू हो गई है फिर से। क्या हो गया, इसका वेट हो जाता है। तो फीमेल्स में कितना होता है, 280 ग्राम्स तक हो सकता है एवरेज फीमेल्स में। और पुरुषों में 340 ग्राम तक होता है। देखिए इतना छोटा सा दिल है, हाँ? मुश्किल से आपके मुट्ठी के इतने बड़ा है। कितना साइज है आपके दिल का, दिल का साइज कितना है आपके, मुश्किल से एक मुट्ठी के इतने बड़ा आपका दिल है। हाँ? और नहीं उतना बर्डन आप इसको दे के रखते हो। हम्म? आजकल एक अलग बर्डन चल रहा है, बाहर देख रहा हूं मैं, शॉपिंग्स का बर्डन चल रहा है कि माय गुडनेस, इतना सारा कोरोना फैला हुआ है सब जगह, और अब हम बाहर कैसे जाएंगे, हम शॉपिंग कैसे करेंगे, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में इतना खो गए हैं लोग कि दिन दिन भर लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट काम से उनको भूल गए। देखिए सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ वापस। हमेशा एक चीज याद रखिए, विवेकानंद महाराज हमेशा बताते थे, मैं मिला नहीं कभी उनसे, शायद कोई हमारे पूर्वज मिले होंगे, लेकिन ये चीजें इसलिए होती हैं जो लिखी जाती हैं, जो बताई जाती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की तरफ जाती है। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग काफी अच्छी बता के गए हैं, सिर्फ हमारे अंदर ये है हम किसको अच्छा समझते हैं किसको गलत समझते हैं, ये भी हमारा अपना नजरिया है, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने मुझे मुझे एक बहुत उनका पसंद था। हाँ यहाँ पे चार्ट का कुछ तो सिग्नल बजा जोर से, वहां पे एक लाइन थी उनकी, स्क्रीन इज क्लियर, यस,
स्क्रीन इसके सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन अच्छा 3:06 पे अभी दिख रही होगी शायद। स्क्रीन मेरी दिख रही है सबको? यस, ओके, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मैं रोज करता हूँ, मुझे पसंद है। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा उनके एक किताब में दिया हुआ था कि रोज अगर आप अपने जीवन में कुछ एक नई चीज जो है नई नहीं कर रहे हो, तो समझो आपका जीवन व्यर्थ है। वो दिन नहीं वेस्ट किया आपने, अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी अगर एक भी दिन ऐसा है जिस दिन आपने कुछ भी नया नहीं किया, जिस दिन आपने कुछ भी नया नहीं सीखा, जिस दिन आपने कुछ भी नया आगे ये नहीं किया। नया करना मतलब क्या होता है? कुछ सीखते हैं, कुछ ग्राफ्स करते हैं। आपके 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 बॉडी, सोल और माइंड, इन तीनों को आप यूज करते हैं, किसी नई चीज को आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। कुछ तो नया रोज कीजिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के भी लिए। अब देखिए, आप ये चीजें सीखने में आप इतना ये हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हट जाएंगी। जैसे परसों मैंने बताया कि विदाउट एनी रीजन किसी से जेलसी रखना, वेर इट विल इफेक्ट डायरेक्टली आपकी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करेगा। खाओगे पियोगे सब, लेकिन जलते जाएगा। तो जरूरी क्यों है खुद को जलाने की? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से एलिमेंट के में आते हैं? फायर एलिमेंट में आते हैं। हाँ? तो अगर आप जलन रखोगे, किसी से फायर होगा, जल रखोगे, आप बोलते हैं ना, हाँ कुछ तो जल रहा है, जलने की बू आ रही। तो भाई जब कोई जलन रखता है या आप किसी के प्रति जलन रखते हो, आप डायरेक्टली अपने आप को बीमार कर रहे हो। क्यों किसी के प्रति गुस्सा रखना, क्यों किसी के प्रति ये सारी चीजें करना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट हमारा वेट कर रहा है। बीच में ये ऐसे कुछ तो आता याद आ गया, इसलिए आपको बता दिया। तो इसको ये इसका फंक्शन स्ट्रक्चर देख लीजिए कितना बड़ा है। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है, अगर आप अपनी मुट्ठी को बांध देंगे ना, तो आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है, इतना बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक है, तो मेरी मुट्ठी तो काफी बड़ी है, पता नहीं हार्ट बड़ा है क्या नहीं है। तो हार्ट एनलार्जमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। हार्ट एनलार्जमेंट अलग चीज होती है, एक नॉर्मल शेप होता है उसका। ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है कि आपकी मुट्ठी के इतना आपका स्टमक होता है और आपकी दूसरी मुट्ठी के इतना आपका हार्ट होता है। तो मुट्ठी भर खाना चाहिए, और मुट्ठी जितनी आपकी मुट्ठी उतना ही खाना चाहिए। और जितना आपका मुट्ठी का हार्ट है, बस इतनी ही चीजों का बर्डन लीजिए, इतना ही ये कीजिए। स्ट्रेस जरूरी ही नहीं है आपके शरीर के लिए। ठीक है, अब ये इसकी बनावट कैसी होती है? इसकी बनावट होती है शरीर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं। आपके हार्ट के मसल्स जो होते हैं, आपके हार्ट के मसल्स कैसे होते हैं? हार्ट के मसल्स आपके शरीर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं। बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पहलवान देख लीजिए आप, उसके उसके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उससे स्ट्रॉन्ग यहाँ के मसल्स होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन है इसके पीछे, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग होना होता है। ये आपके जन्म के पूर्व से, जब आप माँ के गर्भ में आ जाते हैं और जहां से आपकी धड़कनें शुरू हो जाती है, वहां से लेके आपकी मृत्यु तक ये कंटिन्यूअसली वर्किंग करते रहता है। कंटिन्यूअसली इसका काम चलते रहता है। लब डब लब डब लब डब, उनको खींचना, उनको छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना, मतलब शरीर तक खून को पहुंचाना लाना। ये क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। अगर ये काम नहीं करेगा, कभी हुआ है ऐसा कि आपका हार्ट थक गया कि भाई मैं थक गया यार, कितना काम कर रहा हूँ, मैं जरा 2 मिनट आराम कर लेता हूँ। तो सेकंड भी आराम कर लेना, आपकी पल्स जो है वो 72 से थोड़ा नीचे ऊपर भी आ जाए ना, 60 या 80 चली जाए, तो भी पता चलता है आपको कि वो सातवां आसमान दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये 24/7 काम करते रहती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल तो होते हैं ऑर्गन्स में। मैंने बॉडी बिल्डर से कंपैरिजन किया, तो डायरेक्ट वैसे मत करिए। तो बॉडी बिल्डर्स एज अ नॉर्मल लोगों में बॉडी बिल्डर कैसा स्ट्रांग होता है, उसके मसल्स कैसे स्ट्रांग होते हैं, तो उससे अधिक स्ट्रांग होता है अपने सारे ऑर्गन्स के इसमें। क्योंकि इसको 24/7 काम करना है, बिना रुके काम करते रहना है, ताकि आप जिंदा रहें। और हम क्या करते हैं कि वो बिना रुके चलता रहे और हम जिंदा रहे, इसलिए कुछ नहीं करते, सारी चीजें उल्टा उल्टा ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो आगे का ये हिस्सा है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। और इसको, इसमें क्या करते हैं, जब ये स्पंदन होता है, जब ब्लड आता जाता है, तो जिन वेन्स में से और जिन आर्टरीज में से बॉडी में खून जा रहा है, आ रहा है, आपके लंग्स के पास खून जा रहा है, प्यूरिफाई होके हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट वो प्यूरिफाई लंग खून पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। फिर पूरे शरीर में से जो अशुद्ध रक्त है, आपका इम्प्योर ब्लड है, उसको पूरे शरीर से खींच रहा है और आपको यहाँ पे दे रहा है। कंटिन्यूअसली उसका काम चालू है।
इस पूरे वर्किंग के इसमें जो आपके उन वेन्स पे, उन आर्टरीज पे, वहां पे जो प्रेशर बढ़ता है, इसी को जब आप मेजर करते हो तो इसे हम ब्लड प्रेशर करते हैं। प्रेशर मतलब क्या होता है, जब ये उतनी तेजी से उन फेंकता है उस कलर, उस रंग को, उस खून को जब फेंकता है उन पाइप्स में से, तो समझिए इट्स जस्ट लाइक अ पाइप। आपके घर में मोटर होती है, ये मोटर क्या करती है, आपका जो बाहर से आया हुआ एक पानी का स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को वहां से उठाती है और आपके ऊपर वाले टंकी में पहुंचाते हैं और वहां से पूरे घर भर में जाता है। तो वहां तक उस पानी को फेंकने के लिए छोटी सी मोटर जो एफर्ट्स लेती है, वो एफर्ट्स यहाँ पे लगते हैं। और यहाँ पे आपके पता नहीं कितने 30-40 किलोमीटर लंबी आपकी ये होती है, तो उतना उसको काम करना है, उतने पूरे शरीर में खून को फैलाना है, फिर सारी जगह से अशुद्ध रक्त लाना है, फिर कंट्रोल पावर के साथ लंग्स के पास दे रहा है, नहीं तो इतनी प्रेशर के पास साथ लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स ढपैक बाहर आ जाएगी। तो वहां तक देना है, फिर वहां से कंट्रोल के साथ खींचना है और फिर फुल फोर्स के साथ पूरे शरीर में भेजना। तो ये जो चीज होती है, तो उस इसमें जो उन पाइप्स पे जो प्रेशर बनता है, जब वो स्पीड से उसमें खून घुसता है, तो उस पाइप के अंदर उसके वॉल्स पे देखिए ध्यान से, उसके वॉल्स पे जो प्रेशर बढ़ता है, इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसलिए आप यहाँ पे जब नापते हो क्या होता है, सब खुलता है और एकदम टाइट हो जाता है, फिर आप उसको नापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे पता है, हमने सिखाया हुआ है कैसे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो इसी को कहा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब कम से कम प्रेशर जो होता है उसे सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल नीचे। जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर होता है, हायर प्रेशर होता है, उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। तो ये कितना होना चाहिए हमारे शरीर में नॉर्मली, कितना होता है ये 120 to 80। ये हमेशा इसमें 40 का गैप रहेगा। पहले बड़ी वाली संख्या आती है 120 से 80, 120 to 80 होनी चाहिए। पल्स कितनी होनी चाहिए एक मिनट में, 72 टाइम्स प्लस माइनस 4। इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी होता है 120 to 80 प्लस माइनस 10, बराबर है, प्लस माइनस 10 होगी। छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे शिशु जो होते हैं, एकदम छोटे बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनकी हार्ट बीट्स कितनी होती है 120 पर मिनट। क्यों? बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी बढ़ रही है, बॉडी पंप कर रही है। हाँ, एक 172 से बहुत ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली 122 बहुत ज्यादा होगी। मेरी 122 हो जाएगी तो मैं तो पसीने से यहाँ पे तरबतर होके ऐसे गिर पड़ूंगा, लोग आके पानी में डुबा डुबा के निकालेंगे। ठीक है, तो 122 होती है उनकी पल्स नॉर्मली, क्योंकि उतना बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, इसलिए वहां पे ज्यादा होती है। सेम उसी तरह से जैसे बोन्स की भी डिफरेंसेस होते हैं, उनके 300 बोन्स होते हैं, हमारे पूरे बड़े हुए शरीर के कितने बोन्स होते हैं 107, कितने 207 कितने बोन्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, मुझको नहीं पता, आप लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे हम हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अब ये जो पाइप्स है, ये जो पाइप्स होती है, हाँ 206, तो ये जो पाइप्स होती है, इन पाइप्स को क्या कहा जाता है, इन पाइप्स को कहा जाता है आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो कहा गया, अच्छा इमेज ही हट गई क्या यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे बाहर की तरफ जो निकले हुए हैं यहाँ पे पेड़ों के जड़ों के जैसे, ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, रोहनिया कहते हैं या शिराएं कहा जाता है। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त लेके आते हैं, जो प्योर ब्लड लेके आते हैं आपके, या प्योर ब्लड के साथ जो काम करते हैं, जो शुद्ध रक्त को ले जाते हैं, प्योर ब्लड को ले जाते हैं, वो कौन सी होती है, आर्टरीज होती है। ठीक है, और जो अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लाती है या वहां से आगे की तरफ ले जाती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, शिराएं कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो रोहिणी जो शुद्ध रक्त लेके आए, शिराएं जो अशुद्ध रक्त लेके आए, आर्टरीज प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड। ठीक है, उसके साथ में अब देखिए, अब इसके प्रमुख कार्य देख रहे हैं हम क्या क्या होते हैं। तो भावनाओं का सीधा इफेक्ट, भावना मतलब इमोशंस,
भावनाओं का सीधा इफेक्ट, इमोशंस का डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ होता है? ये भाई साहब के ऊपर होता है। हाँ, कोई भी इमोशंस हो, आपका गुस्सा हो,